इसी के साथ एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही ज़ीबैक हेराल्ड से पूछता है, क्या तुम कोई जादूगर हो? इसके जवाब में हेराल्ड कहता है, हेराल्ड क्लैन में सभी जादूगर हैं सिवाय मेरे। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, तो तुम्हारा मतलब जो अभी तुमने किया वो कोई जादू नहीं था? ये सुनकर हेराल्ड कहता है, देखो, एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक मैजिक में अंतर बता पाना काफी मुश्किल होता है। ज़ीबैक को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक से ज़ीबैक हेराल्ड से उसका नाम और उसका हेराल्ड क्लैन में रैंक पूछता है। ये सुनकर हेराल्ड कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, जिसके बारे में हेराल्ड बताते हुए कहता है, मेरा नाम अज़ादीन है और मैं आत्माओं का 108वां दूत हूँ। ये सुनकर ज़ीबैक सोचने लगता है, 108वां रैंक यानी कि हेराल्ड क्लैन का सबसे लोवेस्ट रैंक है। और अज़ादीन को देखकर लगता तो नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी हेराल्ड है। तभी अज़ादीन ज़ीबैक से कहता है, तो जैसा तुमने वादा किया था, बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं ज़ीबैक अज़ादीन को एक गाँव दिखाने ले जाता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। हर तरफ पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख चुके हैं और जमीन में दरारें आ गई हैं। अज़ादीन ये देखकर सब कुछ समझ जाता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ज़ीबैक से कहता है, देखो, वैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है। अज़ादीन ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक आउल उसके कंधे पर आकर बैठता है और आउल अज़ादीन से कहता है, हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ आ तो गए, पर जिसने हमें यहाँ बुलाया था वो अब मर चुका है। इसका मतलब ये गोल्ड कॉइन हमें फ्री में मिल गया। आउल की आवाज सुनकर ज़ीबैक की तशरीफ और फट जाती है और वो सोचने लगता है, ये क्या, एक उल्लू जो बोल सकता है? तभी वो आउल अज़ादीन से कहता है, मुझे लगता है हमारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है और बिना किसी देरी के हमें किसी दूसरे मिशन पर चलना चाहिए। अज़ादीन वहाँ से जा रहा होता है। तभी ज़ीबैक उससे कहता है, रुको, जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था अगर वो मर जाता है तो क्या तुम रिवॉर्ड लेकर सीधा यहाँ से चले जाते हो? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था वो मैं पूरा करूँ तो तुम्हारे यंग मास्टर को बहुत तकलीफ होगी, सोच लो। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊंगा। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे उस तलवार से मारना चाहते हो जो कभी न्याय के लिए नहीं उठा, यहाँ तक तुम्हारी खुद के सुरक्षा के लिए भी नहीं। सुनकर बहुत बुरा लगा। ये सुनकर ज़ीबैक को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होते हुए देख अज़ादीन उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है या खुद पे? क्योंकि तुमने अपने सामने ये अन्याय होते हुए देखा लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। ये सुनकर ज़ीबैक गुस्से से कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तभी अज़ादीन से कहता है, इंसान भले ही किसी को एक समान देखता हो लेकिन वो सभी अलग अलग चीजें महसूस करते हैं। किसी के लिए ये एक सपना जैसा हो और किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी नजरों में इन मासूम लोगों की मौत एक अन्याय हो, और उन सोल्जर्स की नजरों से अगर तुम देखो तो ये उनके लिए एक आम बात है। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैं एक किंग्स चर्च का रखवाला हूँ, यंग मास्टर की रखवाली करना मेरा धर्म है। ये सुनकर अज़ादीन उससे कहता है, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर इस लड़की की मौत की वजह से तुम्हें जरा सा भी दुख होता है तो तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। अज़ादीन उन सभी की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है और ज़ीबैक से एक शोवल मांगता है। तभी ज़ीबैक ये सुनकर उससे पूछता है, आखिर तुम शोवल से क्या करोगे? क्या तुम इन्हें दफनाने वाले हो? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, मैं इन दोनों के लिए एक फ्यूनरल अटेंड करने वाला हूँ। दोनों मिलकर साफिया और इरफान के लिए उसी पेड़ के नीचे 2 कब्र बनाते हैं ताकि उन दोनों लाशों को वहाँ दफनाया जाए। दोनों साथ मिलकर वहाँ फ्यूनरल अटेंड करते हैं। ज़ीबैक अज़ादीन से पूछता है, आखिर तुम्हें बचाओ दल में क्या क्या चीजें पसंद आती है? ये सुनकर अज़ादीन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पीछे से कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं जिसकी तुम रखवाली करते हो। ज़ीबैक हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कोज़ल अपने 20 पावरफुल सोल्जर्स के साथ यहाँ आ रहा होता है। यहाँ पहुँचते ही कोज़ल ज़ीबैक से कहता है, मुझे लगता है शायद वो लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, पहले बता देते यार, उसे हम जान से नहीं मारते। ज़ीबैक इस बात से काफी डर जाता है कि कोज़ल को आखिरकार इस बात का पता चल ही गया कि मैंने उस लड़की की मदद करी थी। फिर कोज़ल की तरफ देखता हुआ सोचता है, इसके साथ इसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं जिनसे मैं चाहकर भी नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ कोज़ल अज़ादीन की तरफ देखता हुआ पूछता है, खैर ये बेवकूफ इंसान कौन है? इतना सुनते ही अज़ादीन अपने तीर से उसके एक सोल्जर की आंखों को घायल कर देता है। वो सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है और डर से चिल्ला रहा होता है। दर्द भरी आंखों से उसके खून निकल रहा होता है और वो जमीन पर घायल पड़ा होकर चिल्ला रहा होता है। उसे घायल देखकर बाकी के सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। दूसरी तरफ ज़ीबैक सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
है कि अज़ादीन इतना दूर खड़े होने के बाद भी उस सोल्जर के सीधे आंखों पर निशाना लगा सकता है। दूसरी तरफ अज़ादीन अपने एरो की मदद से दूसरे सोल्जर पर अटैक करता है और वो सोल्जर उड़ता तीर को रोकने के लिए अपना शील्ड आगे बढ़ाता है और बचने की कोशिश करता है, पर अज़ादीन का एरो बहुत ही पावरफुल होता है और वो शील्ड को चीरता हुआ सीधा सोल्जर के पेट पर लगती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे घायल पड़ा देख बाकी के सोल्जर्स बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ीबैक ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी अज़ादीन ज़ीबैक से कहता है, अच्छा तो तुमने पूछा था कि मुझे बचाओ दल की क्या क्या चीजें पसंद आती हैं। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आता है जिसे किसी इंसानों की कीमत का पता चलता है, जिसे इंसानों ने खुद की मेहनत से हासिल किया हो, ना कि पैदा होते ही उसे मिली हो। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे कोई पैदा ही डिवाइन ब्लड लेकर हुआ हो जो अपने खुद के लोगों को जान से मरवा देता हो। ये कहते हुए वो अपने क्वाइवर से एक और एरो निकालता है और बाकी के बचे सोल्जर्स पर अटैक करता है और यहाँ हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि अज़ादीन को बाकी के सोल्जर्स पर अटैक करता देख कोज़ल बहुत भड़क जाता है। तभी कोज़ल ज़ीबैक को ऑर्डर देता है कि वो अज़ादीन को जान से मार दे। ये सुनकर अज़ादीन हवा में एक लॉन्ग जंप मारता हुआ ऊपर आकर रुक जाता है और अपने क्वाइवर से एक और एरो निकालकर बाकी बचे सोल्जर पर अटैक करता है। वो एरो सीधा जाकर एक सोल्जर की आंख पे लगती है जिससे उसकी आंखों से ब्लड बहने लगता है और वो सोल्जर्स अंधा हो जाता है। इसी तरह वो बाकी बचे सोल्जर्स पर अपने एरो से अटैक करके उन्हें घायल करता जाता है। अभी एक एरो कोज़ल के साइड से निकलता हुआ उसके पीछे खड़ा एक सोल्जर की आंखों में जाकर लगती है। तभी कोज़ल को ये पता चल जाता है कि अज़ादीन किसी को जान से तो नहीं मार रहा बल्कि वो सभी को घायल करके छोड़ रहा है। कोज़ल के सभी सोल्जर्स बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। एक एक करके वो वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ये होता देख कोज़ल को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से अज़ादीन उसके पीछे आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, मेरा नाम अज़ादीन है और मैं एक पवित्र दूत हूँ। ये सुनकर कोज़ल और उनके सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। अभी कोज़ल पीछे मुड़कर देखता है कि अब अज़ादीन के पास एक भी एरो नहीं बची। वो अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। तभी अचानक से अज़ादीन एक पंच उसे मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसके पड़ते ही वो घोड़े से नीचे आकर गिरता है। दूसरी तरफ अज़ादीन के पास लड़ने के लिए कोई एरोज नहीं बचते और बाकी बचे सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसे अज़ादीन डॉज कर देता है और एक पंच मारकर उसे भी घायल कर देता है। उसी घायल पड़े सोल्जर का तलवार उठाकर सभी से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सको तो आकर भिड़ लो। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस स्वॉर्ड से जमीन पर पड़ा घायल सोल्जर के दोनों झुंझुने उड़ा देता है। ये देखकर बाकियों की तशरीफ लाल हो जाती है। फिर वो बचे हुए सोल्जर्स की तरफ देखता है। बाकी बचे सोल्जर्स उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सबकी तशरीफ फट जाती है और सब डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को अज़ादीन अकेले ही हरा देता है। सभी घायल होकर जमीन पर पड़े होते हैं और अज़ादीन कोज़ल की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ कोज़ल घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है और उसे घायल देखकर अज़ादीन कहता है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया था। तेरे जैसा कचड़ा जो लोगों को दर्द, तकलीफ और मायूसी देता है। इतना कहते ही कोज़ल उस पे एक जादुई अटैक करने की कोशिश करता है। कोज़ल अपने जादू से एक बहुत ही ज्यादा चमकने वाला रोशनी निकालता है। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ घायल बड़े सभी सोल्जर्स अंधे हो जाते हैं। कोज़ल को लगता है कि उसने अज़ादीन को भी अंधा कर दिया, पर अज़ादीन सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद कोज़ल अज़ादीन से कहता है, क्या तुमने देखा, ये मेरा जादू है, ये इतना पावरफुल है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने में अज़ादीन अपने स्वॉर्ड से कोज़ल के गले पर अटैक कर देता है और जिससे कोज़ल बुरी तरह घायल हो जाता है। वो दर्द के मारे बुरी तरह चीख रहा होता है और कोज़ल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो मजबूर होकर जमीन पर घुटने के बल बैठा होता है क्योंकि वो इतना घायल होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दर्द झेल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तभी वो अज़ादीन से कहता है, आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, क्यों, तुझे ये देखकर हैरानी हो रही है ना, आखिर तुझे पता तो भी नहीं चला कि मैंने तेरे साथ ये कब किया। तभी अज़ादीन उसके बाल पकड़ता है और जिसे देखकर कोज़ल की ओर फट जाती है। फिर कोज़ल कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, औरतें चाहिए, तलवार चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा क्योंकि मैं द येगर्स होली फैमिली का एक इकलौता वारिस हूँ। इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, क्या सच में, पर माफ करना, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर ज़ीबैक पर पड़ती है जो अज़ादीन के पीछे खड़ा होता है। उसे वहाँ खड़ा देख उससे वो मदद मांगता है, पर ज़ीबैक भी उसके जादू से अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कोज़ल अज़ादीन को धमकाते हुए कहता है,
तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एक अव्वल दर्जे का येगस फैमिली का वंशज हूँ। तुम मुझे इतनी छोटी सी गुनाह के लिए नहीं मार सकते। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, जरा देखो तो खुद को, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास ही है। इतना कहने के बाद वो अपने खंजर निकालता है और उससे उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो दर्द के मारे चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और अचानक से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और यही हमारा एपिसोड 4 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ीबैक अपना स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है, मैं अपने महाराज के चर्च का एक रखवाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता। भले ही तुम अपने किसी राजा के नियम को मानते हो या फिर कितनी भी अच्छी काम करते हो। दूसरी तरफ कोज़ेल घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और दर्द से चीख रहा होता है। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, तुम मांगी के रखवालों से काफी अलग हो जो चर्च की रखवाली करते हैं। ज़ीबैक को लगता है कि अज़ादीन उसका मजाक उड़ा रहा है और वो काफी भड़क जाता है। तभी अज़ादीन उसे बताता है कि वो बाकियों से काफी अलग है, क्योंकि बाकी के सभी रखवाले अपनी विरासत के मामले के कारण उन्हें उनके घरों से निकाल दिए गए बदमाश होते हैं जो लालची बनकर इस चर्च में रह रहे होते हैं। फिर ज़ीबैक से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा पीछा कर पाओगे? ये कहकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर ज़ीबैक बहुत हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। तभी उसकी नजर सभी घायल पड़े सोल्जर्स की तरफ पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, अज़ादीन को मारने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी और उसने अकेले ही इन सबको हराया। फिर वो आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है, आखिरकार अब जाकर मेरे सीने से थोड़ा बोझ कम हुआ। दूसरी तरफ हमें एक राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहां एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और कुछ गांव वाले घुटने के बल राज दरबार में सर झुकाए बैठे हैं और राजा से इस साल का टैक्स माफ कर देने के लिए भीख मांगते हैं। उनमें से एक फार्मर कहता है, महाराज हम आपसे भीख मांगते हैं, सभी लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। जो यहाँ रहना चाहते हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ न खाने के लिए कुछ बचा है और न ही पीने के लिए पानी। ये पूरा गांव चोरों और राक्षसों से भर चुका है और आपसे हम विनती करते हैं कि हमारा इस साल का टैक्स माफ कर दें। दूसरी तरफ राजा, जिसका नाम माग्रे कैजिल होता है, उन सभी गांव वालों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। जब गांव वाले अपनी मांग रखते हैं उसके बाद राजा कहता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अब तुम्हें अपनी जरूरत पूरा करने के लिए राशन भी चाहिए होंगे। गाँव वाले समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर राजा ने उनसे क्या कहा। तभी एक फार्मर पूछता है, महाराज हमें क्षमा करें, हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहा। ये सुनकर राजा कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम टैक्स देने लायक हो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। ये सुनकर गांव वालों को लगता है कि उन्हें राशन देने की बात कही गई, पर वो इस बात से बेखबर होते हैं कि ये उन सभी का आखिरी दिन है। उसके बाद उन तीनों फार्मर्स को पूरे गांव के सामने फांसी पर लटका दिया जाता है और राजा गांव वालों से कहता है, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम सबका भी यही हाल होगा। ये देखकर बाकी के फार्मर्स काफी डर जाते हैं। तब राजा अपने मैजिक से एक जादुई किताब, जिसे द बुक ऑफ द डिवाइन किंग कहते हैं, उस किताब की एक कॉपी उन सभी फार्मर्स को दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा किताब लाकर राजा को देगा तो राजा उन सभी को इस साल का टैक्स माफ कर देगा और बदले में उन्हें 80 किलो गेहूं और बाजरा उन सभी फार्मर्स को देगा। ये सुनकर सभी फार्मर्स काफी खुश होते हैं और सभी वो जादुई किताब की तलाश करने वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, तभी एक नागिन वहाँ आती है जो एक लड़की का रूप लेकर राजा से कहती है, मुझे लगता है कि उन सभी को इस किताब का नाम बताना एक लापरवाही है। ये सुनकर राजा कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम इस किताब को सदियों से ढूंढ रही हो और आज तक तुम्हें इस किताब का एक पन्ना तक नहीं मिला। वैसे भी इसकी खबर अब पूरे राज्य में फैल जाएगी और हम बहुत ही लकी होंगे अगर हमें इस किताब का एक पेज भी मिल जाता है। फिर राजा उस लड़की से कहता है, तो बताओ आज तुम क्या खबर लाई हो। इसके जवाब में वो नागिन कहती है, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा कोज़ेल किसी युद्ध में बुरी तरह हार चुका है। ये सुनकर राजा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कोज़ेल के पास दुनिया के सबसे पावरफुल सोल्जर्स हैं और साथ में उसके सर ज़ीबैक भी। तभी वो नागिन बताती है, उसका दुश्मन कोई हेराल्ड क्लैन से था जिसने अकेले ही उन सभी को हराया है। ये सुनकर राजा की तशरीफ फट जाती है और वो कहता है, मुझे पता ही था वो यहाँ क्यों आए थे, आखिरकार उन्हें भी इसी किताब की तलाश है जो खुद को इस कर्ज से आजाद कर पाए। फिर वो पूछता है, क्या कोज़ेल मर चुका है या जिंदा है। इसके जवाब में नागिन कहती है कि उसने सुना है कि कोज़ेल की दोनों आंखें जा चुकी है और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डैमेज कर दिए गए हैं। फिर नागिन से कहता
है कि वो वहाँ और भी सोल्जर्स को भेजें और उस हेराल्ड क्लैन को जान से मार दें और सभी को खत्म कर दें। दूसरी तरफ इस कड़कती दोपहर में रेगिस्तान के बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, ना ही पेड़ पौधे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, अज़ादीन और आउल पानी की तलाश में यहाँ भटक रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक तरफ पड़ती है और उन्हें लगता है कि ये कोई भूत है, इसलिए अज़ादीन अपना स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है सामने उन सभी लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्हें उस पेड़ से लटका कर मार दिया गया था। वो सभी एक साथ अज़ादीन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अज़ादीन ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसे बताते हैं कि ये जगह बहुत ही वीरान इलाका है और यहाँ लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, देखो मैंने तुम्हारा बदला पूरा किया, अब तुम सब अपने आफ्टर लाइफ में वापस चले जाओ। तभी साफिया एक कुएं की तरफ इशारा करती है और अज़ादीन उस इशारा को फॉलो करते हुए जा रहा होता है उस कुएं की तरफ और कहता है, ओह समझ गया, तो तुम लोग मुझे यहाँ पानी दिखाने लाए थे, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो रेस्ट करने के लिए। इतना कहकर वो कुएं तक पहुंचता है। कुएं तक पहुंचने के बाद वो जब अंदर झांकता है, पर अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। पास रखी रस्सी की मदद से वो पानी निकालने की सोचता है। वो रस्सी को ऊपर की ओर खींचता है, तभी पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ सूखी हुई मिट्टी बाल्टी में भरकर ऊपर आती है। लेकिन उसकी नजर एक पेज पर पड़ती है, एक ऐसी किताब का पन्ना जो उसी बाल्टी के ऊपर रखा हुआ होता है, और वो भी उसी बाल्टी के साथ कुएं से बाहर आता है। और यही एपिसोड 5 भी खत्म।